जय श्री राम एवरीवन। मैं हूं प्रीतु मौर्य और आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब की क्लासरूम के अंदर। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे फिजिक्स फॉर क्लास 11th, क्लास 12th, बोर्ड्स एग्जाम के लिए और नीट एग्जाम के लिए और जे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम थ्योरी को जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सिंपल वे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेसिक क्वेश्चन जो बोर्ड्स एग्जाम्स के अंदर आते हैं और फिर नीट लेवल के क्वेश्चन और फिर जेई के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और जितना हो सकता है हम सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि कोई भी टीचर क्लास में आता है तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि चलो बताओ फिजिक्स है क्या। ठीक है, तो हम साइंस से स्टार्ट कर देते कि एक्चुअल में सबसे पहले हम साइंस से स्टडी करते कि साइंस क्या होती है, उसके बाद फिजिक्स कहाँ से वर्ड आया। अब ये इंट्रोडक्शन मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि जेई मेंस के अंदर ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फिजिक्स वर्ड है वो कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, कौन सी लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव किया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आज के लेक्चर में से एक क्वेश्चन कवर होने वाला, तो इसलिए इसको ध्यान से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस। जो साइंस वर्ड है, जो कि हम 10th क्लास तक जनरली साइंस ही समझते हैं, वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है, इतना बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। कुछ स्कूलों में अलग अलग सिखाया जाता है, बट जो बोर्ड स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उसमें जनरली एक ही बुक लगती है, एनसीईआरटी वाली। वहां पे ऐसे फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग ऐसे बुक्स नहीं होती है। तो 10th क्लास तक जनरली हमें साइंस वर्ड का ही पता होता है कि साइंस है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो साइंस वर्ड है इसका मतलब क्या होता है और ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है। जो साइंस वर्ड है वो लेटिन लैंग्वेज जो होती है उसमें एक वर्ड होता है साइंटिया। साइंटिया, इस वर्ड से साइंस वर्ड को डिराइव किया गया है। और साइंस वर्ड जो ये साइंटिया वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं टू नो, किसी भी चीज के बारे में जानना या फिर नॉलेज की उसके बारे में हमें पता है। कोई भी फिनोमिना, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हमारे सामने जब कोई भी फिनोमिना हो रहा है उसके बारे में हमें नॉलेज अगर मिल गई तो हम बोलेंगे कि उसकी साइंस हमें पता चल गई कि वो किस तरह से काम कर रही है, उसकी साइंस पता चल गई, मीन्स उसके बारे में हमें नॉलेज हो गई है। तो साइंस वर्ड को लेटिन के साइंटिया वर्ड से लिया गया है। अगर बोले कि साइंस की डेफिनेशन दो, वैसे तो एक डेफिनेशन तो यही होगी, टू नो और नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमिनाज या फिर एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अवर आईज। हमारी आंखों के सामने जो भी चीजें हो रही है, जो भी फिनोमिनाज हो रही हैं, चाहे वो पंखा चल रहा है या फिर हम बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, किस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। मैं मार्कर के थ्रू इस बोर्ड पे लिख पा रही हूँ, क्यों लिख पा रही हूँ, अगर मैं इस पे ऑयल लगा दूंगी तो क्या मैं तब भी लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती। मीन्स सारे की सारे फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करना ही हमारा साइंस कहलाता है। बट फिर भी अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन होगी, साइंस इज एन organized systematic and formulated knowledge obtained through ऑब्जर्वेशन। ध्यान से समझना, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि जो साइंस होती है वो ऑर्गेनाइज, सिस्टेमेटिक वे से ऑर्गेनाइज की हुई है फॉर्मूलों की फॉर्म के अंदर। मींस फॉर्मूले बना दिया, कुछ लॉज को सिस्टेमेटिक वे में ऑर्गेनाइज कर दिया गया है।
वो नॉलेज ऑब्टेन कहाँ से हुए, ये जो नॉलेज है ना ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक और फॉर्मुलेटेड नॉलेज जो है वो कहाँ से ऑब्टेन किए, सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया। कैसे? कि किसी भी बॉल को या किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ थ्रो करते वो नीचे ही क्यों आती है, वो ऊपर ही क्यों नहीं चली जाती है। जब हम खुद थ्रो करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से नहीं, जनरली हम अपनी पावर का यूज करके, मैन फोर्स का यूज करके जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते वो नीचे ही क्यों आती है। ऑब्जर्वेशन करना किसी भी की समुद्र के अंदर, सी के अंदर टाइड्स क्यों जा रही है, या फिर हम बोल रहे हैं, ये कोई भी फिनोमिना जो हम ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अच्छा ठीक है अब दोबारा फेंक के देखते हैं, फिर थोड़ा और बड़ा ऑब्जेक्ट फेंक के देखते हैं, या फिर कोई हल्का ऑब्जेक्ट फेंक के देखते हैं। तो इस तरह से पहले हमने ऑब्जर्व किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, और फिर वेरीफाई कर दिया कि अगर हमने कोई चीज ऊपर फेंकी वो नीचे आएगी ही आएगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट छोटा है या फिर बहुत बड़ा है। तो ठीक है, सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसको वेरीफाई कर दिया। अब कई बार क्या होता है कि वहां पे ऑप्शन दे दिया जाता है और वहां पे इन वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया जाता है कि पहले वेरीफाई कर दिया फिर ऑब्जर्वेशन लगा दिए। तो इसको ध्यान से करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, आज के जो लेक्चर होगा वहां से 2 क्वेश्चन कवर होंगे, एक क्वेश्चन तो यही हो गया, ठीक है। तो साइंस क्या होगी, एक ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक और फॉर्मुलेटेड नॉलेज होगी जिसको हमने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और वेरिफिकेशन के थ्रू ऑब्जर्व किया, या फिर वो जो नॉलेज हमें मिली है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास साइंस। अब 10th क्लास तक तो बहुत सिंपल था कि हमने साइंस वर्ड ही पढ़ा होता है कि ठीक है हमारी साइंस की बुक है, ये होता। जैसे ही क्लास 11th में आते इतनी मोटी मोटी फिजिक्स की बुक अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग आ जाती है। तो उसके बाद जैसे ही क्लास 11th में आए तो ये वाला कॉन्सेप्ट साइंस का है वो फिनिश होके इसकी 3 ब्रांचेस आ जाती है। कौन कौन सी होती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जिनका मैथ्स अच्छा होता है उनकी बायोलॉजी अच्छी नहीं होती, और जिनकी क्रैमिंग करने की पावर अच्छी होती, बायोलॉजी अच्छी होती, उनका मैथ्स वीक मिलता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, ठीक है। रब करे अब इसमें से हम फिजिक्स को स्टडी करेंगे कि फिजिक्स क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है। तो ये जो फिजिक्स वर्ड है, सर अब हम देखेंगे कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स वर्ड को कहां से लिया गया और इसके डेफिनेशन क्या होगी। अगर कोई पूछते है डिफाइन फिजिक्स या व्हाट इज फिजिक्स, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स जो ये वर्ड है इसको हमने ग्रीक लैंग्वेज के, यहां से क्वेश्चन बनता है, ग्रीक लैंग्वेज के फूसिस वर्ड से डिराइव किया है। या तो ये फूसिस होता है या फिर ये फिसिस होता है, ठीक है। इस वर्ड से हमने इसको डिराइव किया है। इस वर्ड का मतलब होता है नेचर, ठीक है। तो याद रखना फूसिस या फिर फिसिस, ग्रीक लैंग्वेज के। और बाद में देखा गया कि लेटिन लैंग्वेज के अंदर इसी वर्ड को हम फूसिका के फॉर्म, फूसिका पढ़ते हैं। लेटिन लैंग्वेज में देखो, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज उसमें फिजिक्स, ग्रीक में फूसिस, और लेटिन लैंग्वेज के अंदर ये फूसिका वर्ड की उसमें इसकी मतलब इसको आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया फिजिक्स जिसका मीनिंग होगा नेचर, या फिर इसको हम नेचुरल फिनोमिना बोल सकते हैं, नेचुरल साइंस बोल सकते हैं, नेचुरल साइंस। फूसिका मीन्स नेचुरल साइंस हो गया, ठीक है। अब अगर फिजिक्स को हमें डिफाइन करना हो तो फिजिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and natural phenomena। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन अंडरस्टैंड द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, जिसकी हेल्प से हम
नेचर और नेचर में होने वाले जितने भी फिनोमिनाज है उनको समझते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, अगर हम पूछे फिजिक्स है क्या, सिंपल वर्ड्स में बताओ कि फिजिक्स को रियल लाइफ के अंदर हम कैसे बोलेंगे कि ये फिजिक्स है। तो देखो, हमारी आंखों के सामने जितनी भी चीजें हो रही है उनमें हर जगह साइंस है। कहीं पे उनमें केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कहीं पे उनमें बायोलॉजी आ जाएगी, और बहुत सारी जगह हमारी फिजिक्स हो जाएगी। कि फैन चल क्यों रहा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था फैन चल क्यों रहा, हम बोल क्यों पा रहे हैं। अगर मैं यहां से हवा को हटा के वैक्यूम क्रिएट कर दूं, क्या तब भी मैं बोल पाऊंगी? हम 9th क्लास में पढ़ते हैं कि जब हम बोलते हैं तो एटम्स, वहां पे जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेट करते हैं, सामने वाले के कानों तक पहुंचते हैं वाइब्रेट करते हुए, तब जाके हमें वो चीजें समझ आती है। हम थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी फिनोमिनाज नेचर के अंदर हो रहे हैं उन सभी फिनोमिना को हम समझते हैं, किसकी हेल्प से समझते हैं? फिजिक्स की हेल्प से। तो एक तरह से जो फिजिक्स है इसका काम क्या होता है? टू डिकोड द नेचर, टू डिकोड द नेचर, या फिर हम बोलेंगे टू डिकोड द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी नेचर के अंदर क्या हो रहा है उसको डिकोड करना है। ठीक है, हमें ये समझना है कि पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या, किस तरह से काम चल रहा है। एक तरह से हम फिजिक्स में क्या करेंगे? हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, वेरीफाई करके कुछ लॉज बना देंगे, कुछ फंडामेंटल लॉ बना देंगे, और हम बोल देंगे कि पूरी फिजिक्स को हमने कुछ फंडामेंटल लॉ का एक ग्रुप बना दिया है। ठीक है, कुछ फंडामेंटल लॉ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे लॉज है, कुछ फंडामेंटल लॉ लिए और हमने बोला कि इन फंडामेंटल लॉज से सारे फिनोमिना हैपन हो रहे। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया ग्रेविटेशनल फोर्स ले लिया, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट ले लिया। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं? कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हमने थ्रो किया तो वो नीचे आएगा ही आएगा, सारे के सारे प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, या फिर हम बोल देंगे कि जो सी के अंदर पानी होता है और मून होता है उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से टाइड्स आती हैं। तो एक तरह से ये जो पूरा यूनिवर्स इतने अच्छे से काम कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सारी चीजें दिन और रात बन रही है, वो किस वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हमने देखो कितने सारे फिनोमिनाज को एक लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया है। कौन सा लॉ? ग्रेविटेशनल लॉ या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से। तो इस तरह से फिजिक्स में जितने भी नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, इसको डिकोड करने के लिए, सारे फिनोमिनाज को डिकोड करने के लिए हम फिजिक्स में कुछ लॉ बना लेंगे और उन लॉ की हेल्प से हम पूरी की पूरी फिजिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये जस्ट इसका सिंपल इंट्रोडक्शन था फिजिक्स का। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लास 11th की यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे और क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पैरेलली हम इन दोनों को स्टडी करेंगे थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहना। जय श्री राम।